कल हम लोगों ने गुटनिरपेक्षता के बारे में थोड़ा सा परिचयात्मक चर्चा आपसे हमने की थी और मैंने ये बताया था कि जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन था ये 1945 के बाद जो नए स्वतंत्र राष्ट्र थे उन राष्ट्रों का एक समूह था। उसमें से कुछ विकासशील राष्ट्र थे और कुछ जो है तृतीय विश्व के अल्प विकसित राष्ट्र थे और उन्हीं राष्ट्रों का एक समूह जो था वो गुटनिरपेक्ष आंदोलन से जुड़ा। तात्कालिक जो समस्याएं थी जिसके कारण इन राष्ट्रों को गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत या गुटनिरपेक्षता का के सिद्धांत का अनुसरण करना पड़ा, वो समस्याएं क्या थी इसमें भी संक्षेप में चर्चा हुई थी। 4 प्रमुख समस्याएं उस समय इन राष्ट्रों के सामने थी। एक तो उपनिवेशवाद, कॉलोनलिज्म। अधिकांश क्या लगभग सभी देश ऐसे थे जो उपनिवेशवादी व्यवस्था के शिकार थे और इसलिए स्वाभाविक विरोध इनका जो है उपनिवेशवाद के प्रति था। और इनके सिद्धांत में, गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के सिद्धांत में भी ये दिखाई पड़ता है कि इनका जो सिद्धांत है वो उपनिवेशवादी व्यवस्था का विरोध करना है। दूसरी बात हम लोगों ने कल बात की थी साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद भी एक तरह से उपनिवेशवाद का एक स्वरूप है और ये दूसरी चीज थी जिसके विरोध में ये राष्ट्र थे, क्योंकि ये राष्ट्र जो थे साम्राज्यवादी व्यवस्था के अधीन थे और बहुत सारी समस्याओं का इन्होंने सामना किया था। तीसरी जो बात थी वो थी अपार्थाइड। कल हम लोगों ने बताया था रंग भेद की जो नीति थी, खास तौर पे दक्षिण अफ्रीका के जो राष्ट्र थे, लैटिन अमेरिका के कुछ देश थे, वहां पे रंग भेद की नीति जो है बहुत ज्यादा घातक स्थिति में थी और ये देश जो है स्वाभाविक रूप से रंग भेद की नीति के विरुद्ध थे और गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सिद्धांत के रूप में इसको भी उन्होंने अपनाया। और तीसरी जो चौथी बात थी वो थी आर्थिक असमानता। तो ये 4 ऐसी बातें थी जो इन राष्ट्रों को एक मंच पर लाती थी और इन राष्ट्रों को एक दूसरे के साथ जोड़ने में सहयोगी थी और यही जो 4 तत्व थे इसने गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सूत्रपात किया, हम कह सकते हैं। वैचारिक जो आधार था गुटनिरपेक्ष आंदोलन का यही था, ये सभी राष्ट्र किसी न किसी रूप में ये जो व्यवस्थाएं थी, विषमताकारी व्यवस्थाएं, इन व्यवस्थाओं का विरोध करते थे। तो इस तरह से गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो था वो विश्व युद्ध के पश्चात जो 2 ब्लॉक बने या जो दो शक्तियों के जो 2 ध्रुव बने, जो 2 केंद्र बने, उन शक्तियों के 2 केंद्रों से अपने आप को अलग रखते हुए इन्होंने एक नई नीति या एक नए आंदोलन चलाने की बात की। इनके हिसाब से ये जो आंदोलन था एक स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति का आंदोलन था, एक स्वतंत्रता की विदेश नीति के अनुसरण का आंदोलन था और ये अपने आप को शक्ति की राजनीति से पृथक रखना चाहते थे। जैसा कि कल हमने बताया था कि पंडित नेहरू ने 1946 में एक रेडियो संदेश में अपनी बात कही थी और उसमें कहा था कि जहां तक संभव हो भारत को शक्ति की राजनीति से पृथक रखना है अपने आप को। तो ये जो आंदोलन था, क्योंकि ये तृतीय विश्व के राष्ट्रों का आंदोलन था, विकासशील देशों का आंदोलन था जो पहले औपनिवेशिक सत्ता के शिकार थे या उपनिवेशवादी व्यवस्था के अधीन थे, जिनकी अर्थव्यवस्था बहुत कमजोर हो गई थी, ये उनका आंदोलन था। इसलिए स्वाभाविक था कि जो 2 शक्तियां थीं, उन 2 शक्तियों का या जो यूरोप के राष्ट्र थे, विकसित राष्ट्र, उन विकसित राष्ट्रों का दृष्टिकोण इनके प्रति बहुत अच्छा नहीं था, क्योंकि दोनों शक्तियां अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करना चाहती थी और वो चाहती थी कि जितने भी नए राष्ट्र स्वतंत्र हों वो किसी न किसी रूप में हमारे साथ जुड़ें और हमारे साथ ये सहभागी हो और इस तरह से हमारे क्षेत्र का विस्तार हो और हमारे प्रभुत्व का विस्तार हो, हमारे प्रभाव का विस्तार हो। लेकिन ये जो निर्णय था, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू, मार्शल टीटो और गमाल अब्दुल नासिर, इन लोगों के नेतृत्व में जो आंदोलन शुरू हुआ, इस आंदोलन का विरोध उनके द्वारा स्वाभाविक, एक आप कह सकते हैं मानसिक विरोध उनके द्वारा किया गया। और यही कारण था कि जो पश्चिमी लेखक थे वो गुटनिरपेक्षता की नीति को कम कर आंकते थे और उनको कई तरह के शब्दबंधों में बांधने की कोशिश करते थे, कई तरह से की परिभाषाएं करने की कोशिश करते थे। और ये जो परिभाषाएं थी उनकी, ये एक तरह से गुटनिरपेक्षता के महत्व को या उसके औचित्य को
नकारती थी या उसको कम करके आंकने की कोशिश करती थी। तो पश्चिमी विश्लेषकों ने गुटनिरपेक्षता को कैसे परिभाषित किया, हम गुटनिरपेक्षता के अर्थ को थोड़ा सा समझें तो वो बात हमारी समझ में आती है। पश्चिमी विश्लेषक जितने भी थे, उन्होंने गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों को तटस्थता या तटस्थ राष्ट्र की संज्ञा दी, या तटस्थता आंदोलन की संज्ञा दी, या इसको उन्होंने तटस्थतावाद कहा। तटस्थता क्या होता है? तटस्थता का मतलब होता है, जो परिभाषा है, परिभाषा के आधार पर अगर हम देखें तो तटस्थता का मतलब होता है युद्ध में तटस्थता या युद्ध से तटस्थता, कि अगर कहीं युद्ध हो रहा हो तो उस युद्ध में आप सहभागिता न करते हो, या आपके पड़ोस में अगर कोई घटना घट रही है तो उससे आप पूरी तरह से निष्प्रह रहते हो या उससे प्रभावित न रहते हो, तो अपने आप को तटस्थ रखते हो। तो ये तटस्थता, तो तटस्थता जो था ये गुटनिरपेक्षता के अर्थ को संकुचित करता है। वास्तव में तटस्थता शब्द गुटनिरपेक्षता की सही परिभाषा नहीं करता है, और पंडित नेहरू इसके बहुत विरोधी थे और वो कहते थे कि हम तटस्थ नहीं हैं। उन्होंने कहा कि जहां कहीं भी शांति भंग होगी और जहां कहीं भी मानवीय अधिकारों का उल्लंघन होगा, वहां ना तो हम तटस्थ रहे हैं और ना हम तटस्थ रह सकते हैं। तो तटस्थता की नीति को गुटनिरपेक्ष राष्ट्र अपने आंदोलन के परिभाषा के रूप में, अपने आंदोलन के अर्थ के रूप में स्वीकार नहीं करते थे। कल हमने आपसे चर्चा की थी कि जॉर्ज लिस्का पहले व्यक्ति थे जिन्होंने गुटनिरपेक्षता के आंदोलन को वैज्ञानिक रूप से गुटनिरपेक्षता कहा, या ये कह सकते हो कि इस आंदोलन को गुटनिरपेक्षता का नाम इन्हीं के द्वारा दिया है, जॉर्ज लिस्का के द्वारा। और बाद में बर्मा, जो म्यांमार जिसको आप आज की तारीख में कहते हैं, म्यांमार के यू नू, इन्होंने कहा कि इस नीति को शीत युद्ध में रास्ता कहा जाना चाहिए। अर्थात जो गुटनिरपेक्ष राष्ट्र हैं, ये शीत युद्ध के प्रभाव से अपने आप को अलग रखना चाहते हैं, शीत युद्ध के प्रभाव से ये तटस्थ रहना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि गुटनिरपेक्षता को वास्तव में शीत युद्ध की तटस्थता कही जानी चाहिए। और कमोबेश बहुत से जो ऐसे देश थे, उन्होंने गुटनिरपेक्ष राष्ट्र को इसी अर्थ में परिभाषित करने की कोशिश की। जॉर्ज श्वेनेगर, इन्होंने 6 प्रकार के शब्द बंधों में गुटनिरपेक्षता के अर्थ को बांधने की कोशिश की। उन्होंने कहा गुटनिरपेक्षता 6 अर्थों में अभिव्यक्त की जानी चाहिए, इसके 6 अर्थ हो सकते हैं, और उन्होंने अलग अलग अर्थ बताए। कल भी हमने आपसे थोड़ा सा हल्का सा चर्चा किया था, और उसको हम लोग विस्तार से आज पढ़ेंगे। पहली बात उन्होंने कहा कि गुटनिरपेक्षता आइसोलेशनिज्म, पृथकतावाद या अलगाववाद की नीति है। अर्थात गुटनिरपेक्ष राष्ट्र जो हैं, अपने आप को वैश्विक राजनीति या वैश्विक समस्याओं से खुद को अलग रखना चाहते हैं, खुद को पृथक रखना चाहते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा, श्वेनेगर ने कहा कि ये आइसोलेशनिज्म की नीति है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि ये नॉन कमिटमेंट, अप्रतिबद्धता, प्रतिबद्धता और अप्रतिबद्धता, ये दोनों शब्द आपको समझना चाहिए। प्रतिबद्धता का अर्थ होता है कि हमारा समर्पण किसी के प्रति हो, किसी ग्रुप के प्रति हो, किसी गुट के प्रति हमारा समर्पण हो, उसको हम प्रतिबद्धता कहते हैं। और जब हम किसी भी गुट या किसी भी समूह, किसी ग्रुप के प्रति समर्पित नहीं होते हैं, प्रतिबद्ध नहीं होते हैं, तो उसको अप्रतिबद्धता कहा जाता है। तीसरी बात है न्यूट्रलिटी, तटस्थता, जिसकी बात हम लोग अभी आपसे कर चुके हैं। ये जो पश्चिम के देश थे और पश्चिमी जो विचारक थे, वो इसको तटस्थता की नीति कहते थे। और चौथी बात तटस्थीकरण, उन्होंने कहा चौथा जो शब्दबंध है जो गुटनिरपेक्षता को परिभाषित करने की कोशिश करता है, वो तटस्थीकरण है। इसके बाद फिर उनका एक पक्षवाद, इसको हम एक पक्षवाद के अर्थ में भी परिभाषित कर सकते हैं। अब ये एक पक्षवाद क्या है? एक पक्षवाद का मतलब हुआ किसी एक पक्ष का समर्थन करना, अर्थात दोनों गुटों में से किसी एक गुट के साथ में खड़े होना, ये यूनिलैटरलिज्म या एक पक्षवाद इसको कहा जाता है। और फिर अंतिम जो शब्दबंध श्वेनेगर ने यूज किया गुटनिरपेक्षता के लिए, वो नॉन इन्वॉल्वमेंट था, असंलग्नता की नीति। तो अगर देखा जाए तो जो गुटनिरपेक्षता का समर्थन करने वाले देश थे, वो इन सभी शब्दबंधों को गुटनिरपेक्षता के अर्थ में नहीं लेते हैं, या गुटनिरपेक्षता के अर्थ से उसको बाहर रखते हैं, और वो कहते हैं कि गुटनिरपेक्षता इनमें से कुछ भी नहीं है, और अपनी बात को कैसे कहते हैं। आइसोलेशनिज्म क्या है? अलगाववाद, महाशक्तियों से अलग थलग रहना है। विश्व में 2 महाशक्तियां उस समय थी, और ये दोनों राष्ट्र जो हैं महाशक्तियों की शक्ति की राजनीति से अलग रहना चाहते थे।
लेकिन जो अलगाववाद है, ये वास्तव में शक्ति की राजनीति से पृथक्करण की बात नहीं करता है। अलगाववाद महाशक्तियों से पृथक्करण की बात करता है। और गुटनिरपेक्षता वास्तव में गुटनिरपेक्ष राष्ट्र जो थे, वो कहीं न कहीं उनके हित जो है, इन दोनों महाशक्तियों में से किसी न किसी महाशक्ति से जुड़े थे। वास्तव में वो अ, महाशक्तियों की पावर पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होना, शक्ति की राजनीति में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते थे। तो आप ये कह सकते हैं कि गुटनिरपेक्ष राष्ट्र जो थे, वो महाशक्तियों से अलग नहीं थे, महाशक्तियों से पृथक्करण की बात वो नहीं करते थे। वो वास्तव में महाशक्तियों से अलग रहना चाहते, महाशक्तियों की पावर पॉलिटिक्स से अलग रहना चाहते थे। अब वो अलगाव चाहे भौगोलिक परिस्थितियों के कारण हो, चाहे तकनीकी विकास के कारण हो, उनका जो तृतीय विश्व के राष्ट्र थे, जो गुटनिरपेक्ष राष्ट्र थे, उनका आर्थिक विकास बहुत कम था और जो महाशक्तियां थी, उनका आर्थिक विकास बहुत ज्यादा था। तो हो सकता है ये कारण रहे हों जिसके कारण इस शब्दबंध का उपयोग गुटनिरपेक्ष के अर्थ में किया जाता हो। लेकिन वास्तव में गुटनिरपेक्षता अलगाववाद नहीं है, क्योंकि गुटनिरपेक्षता या गुटनिरपेक्ष राष्ट्र महाशक्तियों से अपने आप को अलग नहीं करते हैं। वे महाशक्तियों की शक्ति की राजनीति से, शक्ति प्रतिस्पर्धा की राजनीति से अपने को अलग करने की कोशिश करते हैं। दूसरा जो शब्दबंध है जिसकी बात अभी मैंने आपको बताई, अप्रतिबद्धता, नॉट कमिटमेंट। अप्रतिबद्धता का अर्थ है त्रिपक्षीय संबंधों में अन्य शक्तियों से पृथक रहने की नीति। अर्थात त्रिपक्षीय संबंध यानी एक तरफ एक महाशक्ति, दूसरी तरफ दूसरी महाशक्ति और तीसरी तरफ गुटनिरपेक्ष राष्ट्र। तो ये त्रिपक्षीय संबंध जो है, इसमें जो है महाशक्तियों की नीति से अपने आप को पृथक रखना। इस तरह से श्वेनेगर ने गुटनिरपेक्षता को परिभाषित करने की कोशिश की, लेकिन गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जो समर्थक थे या गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जो राष्ट्र थे, वो इस अर्थ में अपने आप को परिभाषित नहीं करते हैं या गुटनिरपेक्षता की नीति को परिभाषित नहीं करते। तीसरी बात जो श्वेनेगर ने कहा था, तटस्थता, जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे थे। तटस्थता क्या है? तटस्थता का अर्थ है किसी देश की राजनीतिक और कानूनी स्थिति, एक ऐसा देश जो युद्ध में संलग्न नहीं है। न्यूट्रलिटी रिफर्स टू पॉलिटिकल एंड लीगल स्टेटस ऑफ अ कंट्री नॉट एट वॉर। ऐसा देश जो युद्ध में नहीं है, उसके राजनीतिक और कानूनी स्थिति को तटस्थता स्पष्ट करती है। तो ये भी जो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जो राष्ट्र हैं, वो कहते हैं कि हम तटस्थ भी नहीं हैं, क्योंकि विश्व के महत्वपूर्ण मुद्दों से हम अपने आप को अलग नहीं कर सकते। और शांति की जो समस्या है या शांति का कहीं उल्लंघन होता है, शांति भंग होती है, तो हम निश्चित रूप से वहां पे अपनी सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तो इसलिए तटस्थता भी गुटनिरपेक्षता नहीं। फिर उन्होंने आगे क्या कहा? उन्होंने कहा तटस्थीकरण। तटस्थीकरण क्या है? तटस्थीकरण तटस्थता से अलग है, क्योंकि तटस्थ राज्य अपनी तटस्थता की स्थिति को छोड़ने के लिए स्वतंत्र रहता है। अर्थात अगर कोई राज्य तटस्थ है तो आवश्यकता पड़ने पर वो युद्ध में इन्वॉल्व हो सकता है और कभी भी आक्रामक भी हो सकता है। लेकिन तटस्थीकरण में इस तरह की बात नहीं होती। एक तटस्थ राज्य अस्थायी रूप से तटस्थ होता है और अपनी तटस्थ स्थिति को नहीं छोड़ सकता। यह युद्ध का सहारा नहीं ले सकता जब तक कि उसके और दूसरे राष्ट्रों के साथ जो संधियां हुई हैं, उन संधियों का उल्लंघन ना होता हो। अगर उन राष्ट्रों के दूसरे राष्ट्रों के साथ समझौते का उल्लंघन होता हो, तभी वो आक्रामक हो सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में वो आक्रामक नहीं हो सकते। तो तटस्थीकरण क्या है? तटस्थीकरण में जो है कोई भी देश अपने हितों के लिए आक्रामक नीति अपना सकता है, लेकिन तटस्थ राज्य जो होता है वो युद्ध का सहारा नहीं लेता। वो युद्ध का सहारा उसी स्थिति में लेता है जब उसके द्वारा किसी दूसरे राष्ट्र के साथ किए गए समझौते का उल्लंघन होता। तो इसलिए गुटनिरपेक्षता को आप तटस्थीकरण भी नहीं कहेंगे। फिर उन्होंने कहा, श्वेनेगर ने कहा कि ये एक पक्षवाद है। एक पक्षवाद का मतलब होता है किसी एक पक्ष के समर्थन में खड़े होना या किसी एक गुट के साथ में रहना। गुटनिरपेक्ष राष्ट्र कहते हैं नहीं, हम ऐसा भी नहीं करते हैं। और एक पक्षवाद क्या है? एक पक्षवाद जो है, एक पक्षवाद का मतलब होता है कि किसी परमाणु शक्ति के साथ आप खड़े हों और जैसे कि परमाणु हथियारों के भंडार को नष्ट करने के बावजूद कोई देश जो है ऐसा ही करे या ना करे, ये तय नहीं हो सकता। कहने का मतलब है कि आप किसी ऐसे राष्ट्र के साथ खड़े हैं जो अपने परमाणु हथियारों को नष्ट करता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप या जो दूसरा देश है वो भी उसी नीति का अनुसरण करें। तो इसको एक पक्षवाद कहते हैं। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र के साथ जुड़े हुए होना।
ये एक पक्षवाद है। तो गुटनिरपेक्षता कहता है कि ये भी, गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के समर्थक कहते हैं कि ये भी गुटनिरपेक्षता का अर्थ नहीं है। फिर श्वेनेगर ने असंलग्नता कहा, नॉन इन्वॉल्वमेंट, कि हम किसी की समस्या में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करते हैं या गठबंधन से बाहर रहते हैं। आप ये जानते हैं कि 1945 के बाद बहुत सारे गठबंधन हुए। गठबंधन माने अलायंस जिसको आप कहते हैं, मैत्री संधियां हुई। जैसे नाटो गठबंधन था, नाटो के साथ बहुत सारी शक्तियां जुड़ी, बहुत सारे देश जुड़े। वार्सा का गठबंधन था, उसमें बहुत सारे देश जुड़े। अरब लीग था, उसके साथ अंजुस था। बहुत सारी ऐसी जो है शक्तियां थी, ऐसे गठबंधन थे, उन गठबंधनों से बहुत सारे देश जुड़े। तो श्वेनेगर कहते हैं कि गुटनिरपेक्षता का अर्थ गठबंधन से अपने आप को बाहर रखने की नीति है। लेकिन गुटनिरपेक्ष राष्ट्र गुटनिरपेक्षता के अर्थ में नॉन इन्वॉल्वमेंट को नहीं लेते हैं। वो कहते हैं कि गुटनिरपेक्षता वास्तव में गठबंधन से अपने आप को बाहर रखने की नीति भी नहीं है। प्रथम विश्व युद्ध से पहले अमेरिकी विदेश नीति जो है, इसको हम कह सकते हैं कि ये गुटनिरपेक्ष थी, क्योंकि उस समय ना तो एक तो गुट भी नहीं था कोई, और दूसरी बात उसने अपने आप को पृथक कर रखा था। तो अब प्रश्न ये उठता है कि गुटनिरपेक्षता क्या है। गुटनिरपेक्षता ना तो अलगाववाद है, ना तो अप्रतिबद्धता है, ना तो तटस्थता है, ना तटस्थीकरण है, ना एक पक्षवाद है, ना ही असंलग्नता है। तो वास्तव में क्या है, इसका हम अर्थ विस्तार से आगे चल के पढ़ेंगे। वास्तव में गुटनिरपेक्ष राष्ट्र अपने आप को स्वतंत्र विदेश नीति के अनुसरण करने वाला राष्ट्र मानते हैं। वो कहते हैं कि हमारी जो नीति है वो किसी भी दूसरे महाशक्ति से जुड़ी हुई विदेश नीति नहीं है, या हमारी जो विदेश नीति है वो किसी दूसरी महाशक्ति के द्वारा नियंत्रित नहीं होती है। हम अपने आप में स्वतंत्र हैं, हम अपने आप में स्वतंत्र नीति का अनुसरण करते हैं और उसी स्वतंत्र नीति पर हम चलने की कोशिश करते हैं। तो हम इस पर चर्चा करते हैं कि क्या है गुटनिरपेक्षता वास्तव में, आगे चल के थोड़ा सा चर्चा करते हैं। गुटनिरपेक्षता के लिए जिम्मेदार कारक क्या थे, गुटनिरपेक्षता क्यों अस्तित्व में आया, या इन राष्ट्रों ने, जो गुटनिरपेक्ष राष्ट्र थे, शुरू में 25 राष्ट्र थे, आज की तारीख में 120 देश हैं। ये जो गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के सदस्य थे, ये लोग जो हैं क्यों अपने आप को सत्य की राजनीति से पृथक रखना चाहते थे, उसके बारे में हम लोग थोड़ी सी चर्चा करते हैं। अभी हमने आपको बताया कि 7 सितंबर 1946 में पंडित नेहरू ने रेडियो प्रसारण में क्या कहा था, उसको जान लेना आवश्यक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। उन्होंने कहा कि भारत को जितना संभव हो सके एक दूसरे के खिलाफ समूहों की शक्ति की राजनीति से दूर रहना चाहिए, जिसने अतीत में 2 विश्व युद्धों को जन्म दिया है और जो एक बार फिर व्यापक पैमाने पर विनाश का कारण बन सकता है। पंडित नेहरू ने तत्कालीन विश्व व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए अपनी ये बात कही थी। उन्होंने कहा, शक्ति की राजनीति से जुड़ाव का अर्थ है युद्ध। अतीत में 2 विश्व युद्ध हुए। प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से 1919 तक चला, द्वितीय विश्व युद्ध जो 1939 से 1945 तक चला। 2 विश्व युद्ध हुए, और ये 2 विश्व युद्ध इसलिए हुए क्योंकि अधिकांश देश जो थे वो शक्ति की प्रतिस्पर्धा में संलग्न थे, अपनी शक्ति को, अपनी ताकत को बढ़ाने की अपेक्षा रखते थे। तो पंडित नेहरू, जो कि गुटनिरपेक्ष राष्ट्र के संस्थापक सदस्यों में से एक थे, उन्होंने कहा इस तरह से हम अपने आप को शक्ति राजनीति से नहीं जोड़ना चाहते, क्योंकि इसका विध्वंसक परिणाम हो सकता है। 2 विश्व युद्ध अभी पूरे हुए, और ऐसा हो सकता है कि अगर इस नीति को आगे बढ़ाया जाए तो इसका परिणाम कोई और भी विश्व युद्ध हो सकता है। तो उन्होंने गुटनिरपेक्षता की नीति का अनुसरण करने के लिए इसको एक सिद्धांत बनाया कि हमें आक्रामक या हमें प्रतिस्पर्धा की नीति या संघर्ष की नीति या युद्ध की नीति से अपने आप को अलग रखना। 2 महत्वपूर्ण बातें गुटनिरपेक्ष आंदोलन को प्रेरित करती हैं। पहली बात यह है कि जो आधुनिक हथियार उस समय दोनों महाशक्तियां इकट्ठा कर रही थी, चाहे अमेरिका हो चाहे सोवियत संघ हो। अमेरिका ने परमाणु बम बनाया, और उसके बाद सोवियत संघ ने हाइड्रोजन बम बनाया। फिर उसके बाद जो मिसाइल्स जो है इन्होंने प्रयोग कर प्रक्षेपास्त्रों का टेस्ट करना शुरू कर दिया, बहुत सारे प्रक्षेपास्त्रों से अपने आप को लैस करना प्रारंभ कर दिया।
तो इसलिए गुटनिरपेक्षता अपने आप को शक्ति से अलग रखती है, क्योंकि जो हथियार हैं, आधुनिक हथियार हैं, इनका चरित्र विध्वंसकारी है और युद्ध के चरित्र को आसानी से बदल सकता है। जैसा कि आपने देखा कि 1945 में एक परमाणु बम हिरोशिमा और नागासाकी पे गिराया जाता है और पूरा का पूरा विश्व परिदृश्य बदल जाता है। तो ये जो है गुटनिरपेक्ष राष्ट्र इस बात से परिचित थे और उन्होंने कहा कि इस तरह के जो हथियार होते हैं इनका विध्वंसकारी चरित्र होता है और युद्ध में इनका उपयोग जो होता है वो एक राष्ट्र को तो पूरी तरह से नष्ट कर देता है और दूसरे राष्ट्र को आजादी प्रदान करता है। दूसरी बात, पश्चिमी गठबंधन और पश्चिमी उपनिवेशवाद के बीच संबंध, ये दो ऐसे कारण थे। पश्चिमी गठबंधन, पश्चिम के जो राष्ट्र थे वो इकट्ठा हो रहे थे और वो जो है उपनिवेशवाद की नीति से अपने आप को अभी तक पृथक नहीं कर पाए थे। तो इसलिए गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों ने, जितने भी सदस्य देश थे, उन्होंने ये सोचा कि ना तो हम शक्ति की राजनीति में सम्मिलित हो सकते हैं और ना ही हम उपनिवेशवादी व्यवस्था की नवीन नीति या जो नवीन स्वरूप था उस पर हम सहमत हो सकते थे या उससे हम जुड़ सकते थे। तो इसलिए जो है ये दो बातें हैं जो गुटनिरपेक्षता को आगे बढ़ाने में या गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के आंदोलन को आगे बढ़ाने में सहयोग प्रदान करती। गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के 5 प्रमुख आधार हैं जो अभी मैं बता रहा था कि गुटनिरपेक्षता की नीति का अर्थ हमको समझना है कि वास्तव में गुटनिरपेक्षता की नीति क्या है। पहला आधार था इंडिपेंडेंस ऑफ फॉरेन पॉलिसी और फॉरेन पॉलिसी ऑफ फ्रीडम। ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। उन्होंने कहा विदेश नीति की स्वतंत्रता, ये देश जो है अपनी विदेश नीति को पश्चिम के प्रभाव से या महाशक्तियों के प्रभाव से मुक्त रखना चाहते थे। दूसरे शब्दों में ये जो विदेश नीति बनाना चाहते थे वो एक स्वतंत्रता की विदेश नीति होनी चाहिए थी, अर्थात अपनी स्वतंत्रता से, अपनी आजादी से किसी भी स्थिति में समझौता करने वाले नहीं थे। दूसरा जो महत्वपूर्ण सिद्धांत था वो था उपनिवेशवाद का विरोध। ये एक प्रमुख आधार था। इस आधार पर गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों ने अपने आप को संगठित किया, अपने आप को मतलब एक किया और लक्ष्य उसका यह था कि वो मिलके, सभी लोग मिलके उपनिवेशवादी व्यवस्था का, विश्व का जो उपनिवेशवादी चरित्र है उस चरित्र का विरोध करना है। कोई भी देश, सशक्त देश, आर्थिक रूप से मजबूत देश किसी भी दूसरे देश को जो कमजोर है आर्थिक रूप से उसको उपनिवेश नहीं बनाएगा और जहां पे उपनिवेश हैं उन उपनिवेशों को आजादी प्रदान करेगा। इसके समर्थक थे गुटनिरपेक्ष राष्ट्र। तीसरी बात ये था, तीसरा आधार ये था कि जो लोग गुटनिरपेक्ष आंदोलन में सम्मिलित होंगे वो किसी भी सैनिक गठबंधन से जुड़े हुए नहीं होंगे, ना तो वो नाटो से जुड़े होंगे और ना ही वो वारसा से जुड़े होंगे। ये उनका आधार था। और चौथी बात जो थी कि इन राष्ट्रों का किसी भी महाशक्ति के साथ किसी प्रकार का अलायंस नहीं होना चाहिए, किसी तरह की मैत्री नहीं होनी चाहिए किसी महाशक्ति से। अगर कोई देश किसी महाशक्ति से कोई संधि में बंधा हुआ है तो वो गुटनिरपेक्ष नहीं हो सकता। तो इस तरह से इन्होंने गुटनिरपेक्षता के आधार तैयार किए। और पांचवी जो महत्वपूर्ण बात थी, 5 जो आधार थे, पांचवी महत्वपूर्ण बात थी कि कोई भी देश किसी भी सैनिक महाशक्ति को अपने यहां सैनिक अड्डा बनाने की अनुमति प्रदान न करे। इसका सीधा सा अर्थ है कि जो गुटनिरपेक्षता की नीति थी उस नीति का उद्देश्य शक्ति की प्रतिस्पर्धा से स्वयं को दूर करना था और वही काम इन लोगों ने करने की कोशिश की। नॉन अलाइनमेंट 1979 में जो गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों की समन्वय समिति थी या समन्वय क्लब था, उसने गुटनिरपेक्षता के भाव को या गुटनिरपेक्षता का जो निहितार्थ था उसको बताने की बात की। उन्होंने कहा कोई भी देश उस समय असंलग्न होता है जब वह साम्राज्यवाद का विरोध करता है, उपनिवेशवाद का विरोध करता है, जातिवाद का विरोध करता है, उग्र राष्ट्रवाद का विरोध करता है, शोषण का विरोध करता है, महाशक्तियों की नीतियों और जो गुट हैं उन गुटों का विरोध करता है और प्रभुत्व तथा अलगाव के विरुद्ध हो। प्रभुत्व स्थापित कि हम अपना प्रभुत्व किसी दूसरे देश पर स्थापित कर सके या अपना वर्चस्व किसी दूसरे देश पर स्थापित कर सके। इस नीति से जो राष्ट्र अलग रहता है उस राष्ट्र को सही अर्थों में गुटनिरपेक्ष कहा जाता है। तो ये नॉन अलाइनमेंट 1979 में जो समन्वय समिति की क्लब थी उसने गुटनिरपेक्षता के अर्थ को इस तरह से परिभाषित करने की कोशिश की कि वास्तविक गुटनिरपेक्षता यही है। अब आगे चलते हैं और देखते हैं गुटनिरपेक्षता क्या है। गुटनिरपेक्षता की प्रकृति क्या है। गुटनिरपेक्षता पर बहुत तरह के आरोप लगाए जाते हैं।
कुछ लोग कहते हैं कि ये नकारात्मकता की नीति है। ये विश्व की जो जिम्मेदारियां हैं या विश्व राजनीति में जो दायित्व इनको निभाने चाहिए, उस दायित्व से लोग अपने आप को अलग रखते हैं या उस दायित्व से खुद को जोड़ने की कोशिश नहीं करते हैं। तो बोले कि यह नकारात्मक नीति नहीं, पहली बात ये नकारात्मक नीति नहीं है, न ही अन्य राज्यों या अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विरुद्ध दृष्टिकोण है। यह अन्य राज्यों के साथ समन्वय की नीति है। तो गुटनिरपेक्ष जो राष्ट्र हैं वो भी इस बात को कहते हैं, और जो समीक्षक हैं गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के, वो भी इस बात को कहते हैं कि गुटनिरपेक्षता ना तो एक नकारात्मक नीति है और ना ही दूसरे राज्यों या अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विरोध में है। अर्थात गुटनिरपेक्ष राष्ट्र स्वयं को विश्व की राजनीति से पृथक नहीं रखते, वो अपने आप को विश्व की राजनीति से जोड़ के रखते हैं। विश्व की राजनीति से खुद को अलग नहीं, अंतर्राष्ट्रीय जगत में अपनी भूमिका का निर्वाह करना इन गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का एक लक्ष्य होता है। ये दूसरे राष्ट्रों से के साथ समन्वय की नीति है, उसके साथ अपने आप को जोड़ के रखने की नीति है, उससे अलग रखने की नीति नहीं। दूसरी बात उन्होंने कहा कि यह तटस्थता की राजनीति नहीं है। जैसा कि हमने देखा कि जॉर्ज श्वेनेगर और पश्चिम के जो दूसरे विद्वान थे वो कहते थे कि गुटनिरपेक्षता वास्तव में तटस्थता की नीति है, और इस तरह से वास्तव में ये जो शब्द श्वेनेगर ने दिया, इसका सीधा सा उद्देश्य था वो गुटनिरपेक्षता के भाव को, उसकी नीति को, उसके प्रभाव को कम करके आंकना चाहते थे, और इसलिए उन्होंने इस तरह के शब्दों का उपयोग किया। और पश्चिम के जो विद्वान थे वो भी इसीलिए इस तरह के सस्ते शब्दों का इस्तेमाल करते थे, जिससे गुटनिरपेक्षता के भाव को या उसके प्रभुत्व को, उसके प्रभाव को थोड़ा सा कमजोर किया जा सके। फिर ये भी चौथी बात क्या है कि गुटनिरपेक्षता की जो नीति है वो विश्व के मामलों में सक्रिय भागीदारी की नीति है। अर्थात गुटनिरपेक्ष राष्ट्र अपने आप को विश्व में घटित होने वाली घटनाओं से उदासीन नहीं रखते हैं, अपने आप को विश्व में घटित होने वाली घटनाओं से पृथक नहीं रखते हैं, वो विश्व की राजनीति में सहभागिता करते हैं। बहुत सारे ऐसे मामले आए दुनिया में, ऐसी समस्याएं यहीं आई जिनमें भारत और भारत के साथ दूसरे जो गुटनिरपेक्ष राष्ट्र थे उन्होंने सक्रियता से सहभागिता की। और अंतिम बात जो गुटनिरपेक्षता के लिए है वो है कि गुटनिरपेक्ष राष्ट्र जो है एक दूसरे के हितों को बढ़ाने का एक साधन है। ये आपस में म्यूचुअल जो कोऑपरेशन करते हैं, आपसी सहयोग करके एक दूसरे के हितों को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो ये गुटनिरपेक्षता की प्रकृति है। कुछ जो है ये परिभाषाएं थी और कुछ अर्थ हमने आपको बताने की कोशिश किया, और हम अपनी